ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अगर देखिए तो 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। अगर सवाल आप ये पूछते कि एक समाज की क्या चीज़ रही, तो हम लोगों ने उस समाज के उसको दायित्व के रूप में 5 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। अदर कास्ट के भी मुख्यमंत्री दिए, ऐसा नहीं खाली ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, हम लोगों ने यादव मुख्यमंत्री दिए, अदर कास्ट के भी मुख्यमंत्री दिए, ठाकुर मुख्यमंत्री दिए, अदर कास्ट के भी मुख्यमंत्री दिए। ये रही एक चीज़। दूसरी चीज़ हमारे वोट बैंक की, तो हम लोग निरंतर लगातार आप अगर देख रहे हैं, जैसा कि प्रदेश में जो पिछले 3-4 साल से जो लोकतंत्र में जब युवा भागीदारी लेता है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं प्रचंड मजबूत होता है। लगातार कांग्रेस अपने युवाओं को मजबूत कर रही है, गांव में प्रवास करा रही है और लगातार अपने युवा कैडर को मजबूत कर रही है। ऐसी ही स्थिति में हम एक गांव में निकले हैं जहां प्रवास पे लगातार कांग्रेस गोरखपुर ज़िले के गांवों का दौरा कर रही है, लोगों में अपना जनाधार देख रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है और लगातार कांग्रेस का जनाधार बनाने के लिए युवा गांव में निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी ज़मीन काफ़ी समय से खो चुकी, कांग्रेस को लाने की जद्दोजहद में है। ऐसे ही एक युवा है जो उत्कर्ष पत्रिका पर व्यक्ति विशेष में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। वो उत्तर प्रदेश युवा कमेटी ईस्ट जोन के अध्यक्ष हैं कनिष्क पांडे जी। सर, हमारा एक शो चलता है व्यक्ति विशेष, उसमें हम एक ऐसे व्यक्ति का विशेष जानना चाहते हैं, विशेषता जानना चाहते हैं अपने चैनल पे, जो वाकई अपने पार्टी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहा हो। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भाई। जैसा कि आपके नाम का अर्थ ही है कनिष्क, कनिष्क का अर्थ होता है सम्राट, राजा। तो क्या लग रहा है, आप अपने कांग्रेस के वोट का जनाधार सम्राट अपने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बना पाएंगे? देखिए, हम लोग निरंतर प्रियंका जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो युवाओं के असल मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी, जो हमें लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का, उसको लेकर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने इस कोरोना के पहले एक नौकरी संवाद नाम से एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया था, जिसको हम लोगों ने पूरे प्रदेश में वृहद रूप में फैलाने का काम करा था। उस कार्यक्रम का भी उद्देश्य जो था वो ये था कि आम जनमानस जो बुरी तरीके से प्रताड़ित है सरकार की नीतियों से, चाहे वो केंद्र की सरकार की नीतियाँ हों या प्रदेश की सरकार की नीतियाँ हों, उनको उजागर करना। और दूसरी चीज़, आम जो हमारे युवा साथी हैं, प्रदेश का जो बहुत बड़ा और देश की जो रीढ़ की हड्डी जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे देश का भविष्य भी है, उसको, उसकी आवाज़ को आगे लेकर आना। तो हम लोग उस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पूरी पॉजिटिविटी से हम लोग लगे हुए हैं कि जो हम लोगों को निर्देश और जो आदेश प्रियंका जी से मिलते हैं कि हम लोग उस चीज़ को आखिरी कड़ी तक लेके जाए। उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें जल्द आपको सुधार देखेंगे। हम रोकेंगे। हमने एक प्रश्न जान के पहले ही ले लिया कि ये व्यक्ति विशेष हो रहा है, इसके बाद क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन कनिष्क पांडे जी कुछ अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताइए, अपने जीवन के बारे में बताइए, आपने शिक्षा दीक्षा कैसे ली और राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा कोई राजनीतिक बहुत बड़ा पारिवारिक कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है। हाँ, चूँकि परिवार में दादाजी परदादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तो आप जान सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो परिजन होते हैं या जो उनका परिवार होता है, उसकी कांग्रेस के प्रति क्या सोच होती है, क्या नज़रिया रहता है। क्योंकि एक सत्यता की बात है, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, वो अगर कोई संगठन या कोई दल लड़ रहा था तो कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय भी लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं उन सारे परिजनों का, उन सारे परिवारों का उनके प्रति एक झुकाव होता है। अपनी छात्र राजनीति में बहुत इच्छा थी कानपुर में छात्र संघ चुनाव लड़ने की, लेकिन चूंकि वहाँ पे सरकार बदल गई और प्रदेश की सरकार ने छात्र संघ चुनाव पे बैन लगा दिया, छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ पाए। उसके बाद लगातार संगठन में हम लोग कार्य करते रहे। फिर राहुल जी का समय आया, राहुल जी ने चुनावी प्रक्रिया लाई। वो समय था जीवन का जिस समय एक सामान्य घर का व्यक्ति, एक नॉन पॉलिटिकल परिवार का व्यक्ति ये सोच सकता था कि हम प्रदेश की राजनीति में अपने पैर रख सकते हैं। राहुल जी के सपने जो हम लोग के लिए, आम जनमानस के, आम युवा साथियों के लिए थे, उन सपनों पे हम लोग भी सवार हुए, आगे आए, प्रदेश का चुनाव लड़े, छात्र संगठन में प्रदेश अध्यक्ष में बना। NSUI का जो हमारे कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन होता है,
उसके बाद निरंतर हम लोग संगठन में काम कर रहे थे और अब प्रियंका जी के आने के बाद हम लोग को मौका मिला। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से? कानपुर में मैंने एलएलबी कर रखा है और कानपुर से ही एलएलबी करा हुआ है और वहीं से ही ग्रेजुएशन करा हुआ है। घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और माताजी पिताजी हैं, मेरा एक बेटा है 4 साल का। तो घर में सभी लोग हम लोग एक साथ ही रहते हैं, पूरा परिवार। और कहीं ना कहीं पूरा परिवार ही एक तरीके से जो एक सोच, एक विचारधारा, उस विचारधारा से हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं। कनिष्क जी, आप युवा हैं, लगातार युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं। हमने देखा आप जब गांव में प्रवास पे निकले थे, एक बड़ा हुजूम युवाओं का आपके पीछे था, जन सैलाब की तरह। कनिष्क जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, इस समय आप देख रहे होंगे सारी राजनीतिक पार्टियां 13% ब्राह्मण को अपने तरफ रिझाने की सारी कोशिश की जा रही है। बसपा ने अयोध्या से शुरू किया ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन, समाजवादी पार्टी ने भी साइकिल अभियान बलिया से शुरू किया ब्राह्मणों को अपने तरफ। यहाँ तक कि सतीश चंद्र मिश्रा ने ये कहा 23 हम 13 मिल जाए तो हमारी सरकार बन जाए। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा वोटर रहा है सवर्ण, जो बाद में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, और ऐसा कांग्रेस कह रही है कि ब्राह्मण उपेक्षित रहे हैं। आपके प्रमोद तिवारी जी ने एक बड़े इंटरव्यू में कहा, मेन स्ट्रीम मीडिया के इंटरव्यू में। क्या लग रहा है, ब्राह्मण आपके साथ जुड़ेगा? क्या ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? मेरे 2 क्वेश्चन है, ब्राह्मण आपके साथ जुड़ेगा और ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? देखिए, प्रमोद तिवारी जी ने जो वहाँ पे कहा था उस पर मैं अभी आपको फिर से उन्होंने क्या शब्द कहे तो मैं आपको बताऊंगा। आपने 2 सवाल करे। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो हमारी जो विचारधारा है वो किसी जात धर्म से ऊपर उठकर हम लोग समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। हम लोगों ने ये कार्य किया भी। और उत्तर प्रदेश में जो आपने कहा प्रमोद तिवारी जी ने, तो प्रमोद तिवारी जी ने उस शो में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अगर देखिए तो 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। अगर सवाल आप ये पूछते हैं कि एक समाज की क्या चीज़ रही, तो हम लोगों ने उस समाज के उसको दायित्व के रूप में 5 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। अदर कास्ट के भी मुख्यमंत्री दिए, ऐसा नहीं खाली ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, हम लोगों ने यादव मुख्यमंत्री दिए, अदर कास्ट के भी मुख्यमंत्री दिए, ठाकुर मुख्यमंत्री दिए, अदर कास्ट के भी मुख्यमंत्री दिए। ये रही एक चीज़। दूसरी चीज़ हमारे वोट बैंक की, तो हम लोग निरंतर लगातार आप अगर देख रहे हैं, जैसा कि प्रदेश में जो पिछले 3-4 साल से जो चीज़ें चल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा एक माहौल लग रहा था कि कोई समाज या कुछ वर्ग उपेक्षित है। अगर कोई भी समाज, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं बेरोजगारों की, तो बेरोजगार हमारे लिए एक समाज है। हम आवाज़ उठा रहे हैं किसानों की, तो किसान हमारे लिए एक समाज है। हम आवाज़ उठा रहे हैं अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो महिला हमारे लिए एक समाज है। इसी तरीके से अगर समाज के किसी हिस्से को लगता है कि वो अपेक्षित हो रहा है, और अगर वो समाज का हिस्सा, चाहे ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, वैश्य समाज हो, दलित समाज हो, यादव समाज हो, जो भी समाज का वर्ग है, अगर उसको लगता है वो अपेक्षित है, तो हम लोग हमेशा उनकी आवाज़ उठाते रहे थे भी, उठा रहे भी हैं और आगे भी उस समाज के लिए पूरी तरीके से हम लोग कार्य करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। तो जब आप समानता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, जो भी उपेक्षित है, वंचित है, उनकी समानता की बात करते हैं, तो इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? शशि भाई, पहले तो मैं चाहूँगा आपके मन में जो एक ये अल्पसंख्यक को आप खाली मुसलमान से जोड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा बयान था, विपक्ष का कहना था, तब मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है। जवाब तो दे दीजिए। आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अल्पसंख्यक का पहला हक बनता है देश के संसाधन पर। फिर आपने अपने सवाल पे कहा कि दोबारा आपने अपना सवाल रिपीट करा कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों का पहला हक बनता है। देखिए, अल्पसंख्यक शब्द आया क्यों? अल्पसंख्यक शब्द शशि भाई समाज में इसलिए आया कि ये समाज का वो वर्ग है जो थोड़ा गरीब है या दबा हुआ है या कुचला है या इसकी आवाज़ अभी ऊपर नहीं आ पा रही है या समाज में इनको वो हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, जो भी कारण से, चाहे वो आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, जो भी कारण हो। अब अल्पसंख्यक में आता क्या क्या? अल्पसंख्यक में खाली मुसलमान तो आता नहीं है, अल्पसंख्यक में क्रिश्चियन भी आते हैं, अल्पसंख्यक में सरदार भी आते हैं, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, बहुत बड़ा वर्ग है। तो अल्पसंख्यक को आप परिभाषित किस रूप में करते हैं? मेरे रूप में, अगर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति कमज़ोर है, पहले मेरे ख्याल से उसको भोजन मिलना चाहिए। अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ तो
तो ये बात मुझे नहीं लगता मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर देश के प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली कि समाज का जो वर्ग कमज़ोर है, समाज का जो तबका कमज़ोर है, समाज में जो लोग कमज़ोर हैं, पहले उनको संसाधन मिलना चाहिए, तो हमें नहीं लगता वो बात गलत। लेकिन हाँ, अगर उस अल्पसंख्यक को आप खाली एक धर्म और एक जाति से जोड़ देंगे, जैसा आपने अपने सवाल में जोड़ा, तो मुझे लगता है कि वो आपके सवाल में कहीं ना कहीं मैंने जोड़ा नहीं, इसलिए कि जहां आप प्रमोद तिवारी जी की बात कर रहे थे, वरिष्ठ नेता हैं, उसी इंटरव्यू में आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का भी बयान सुना होगा। मैं बस वही बता रहा हूँ जो चीज़ें थे। मैं आता हूँ। हो सकता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को प्रमोद तिवारी जी को इस तरीके से टोकना चाहिए था, वो प्रमोद तिवारी जी ने शायद नहीं टोका होगा। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था, उनका जो अल्पसंख्यक का मतलब था, मैं फिर से यहाँ पे उसको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हर वो समाज, हर वो व्यक्ति, हर वो वर्ग जो कमज़ोर है, शायद उसका देश के संसाधन पर पहला अधिकार होना चाहिए। और यही हम लोग का भी भाईचारा होता है। अगर हमारे घर में कोई हमारा एक भाई कमज़ोर होगा तो हम पहले उसको रोटी देंगे, हम पहले उसको अनाज देंगे। तो ये उनकी सोच थी। कनिष्क जी, जब आप प्रवास पे निकले, देख रहे हैं एक युवा आपके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि देश में आज युवा की परिभाषा क्या है? युवा मतलब राहुल गांधी, युवा मतलब प्रियंका गांधी, युवा मतलब तेजस्वी यादव, युवा मतलब तेज प्रताप यादव, युवा मतलब अखिलेश यादव, युवा मतलब तेजस्वी सूर्या, युवा मतलब दुष्यंत चौटाला। अगर देखा जाए, संसद में 12% युवा सांसद हैं, जिनकी पृष्ठभूमि या तो उनके दादाजी विधायक हैं या घर का कोई बड़ा नेता है, उनकी पृष्ठभूमि में वो आगे आ रहे हैं। क्या लग रहा है, युवा कैसे? ये आपके ऊपर नहीं है, मैंने सारी पार्टियों को ये मेरा जवाब है। अब कोई और प्रवक्ता होता तो मैं उनसे पूछ लेता। इसका आपका जवाब सीधा क्या है? आप भी युवा हैं, जुड़े हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप इसको कैसे ले रहे हैं? ये सवाल आपके लिए एक बड़ा आबादी आपके साथ युवा, जिसकी भारत में 65% युवा हैं, अगर उनको संसद में, विधानसभा में मौका नहीं मिलेगा तो फिर ये देश कैसे आगे जाएगा? जैसा कि अभी आप ही के इंटरव्यू में आपने मुझसे पूछा था कि मेरा क्या राजनीतिक जीवन रहा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मैं एक गैर राजनीतिक परिवार को बिलोंग करता हूँ। राहुल जी ने चुनावी प्रक्रिया शुरू करी, उस प्रक्रिया के तहत निकलकर मैं छात्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बना और आज यहाँ पे यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, युवा को परिभाषित आप किस रूप में कर रहे हैं, इसको मैं समझ नहीं पाया, या आपके सवाल का क्या तर्क था, इसको मैं समझ नहीं पाया। मेरे हिसाब से हमारी कांग्रेस पार्टी में हम लोग निरंतर ये प्रयास करते हैं कि जो भी साथी हमसे खुले दिल से जुड़ना चाहे, उसको हम लोग उतना ही मान सम्मान, उतने ही प्रतिष्ठा के साथ अपने संगठन से जोड़ने का प्रयास करें। हमारे यहाँ पहले भी आप देखिए, यूथ कांग्रेस को विधानसभा से लेके सारी टिकटें मिलती थी, लोकसभा की टिकट मिलती थी, और ये हमारे पार्टी की लीडरशिप, चाहे राहुल गांधी जी रहे हों, चाहे प्रियंका जी हैं, चाहे सोनिया गांधी जी हैं, उनकी ये सोच रही कि युवाओं को हमें आगे बढ़ा के लाना है। उसी का नतीजा आज हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। उसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में आज यहाँ इस ग्राम सभा में भी हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं। पांडे जी, एक सीधा सा सवाल है कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस को आप 10 साल 15 साल पीछे कोई पार्टी जा सकती है, कांग्रेस एक विचार है। आप भारत के जितने गांव हैं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा गांव में। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिस तरह से पतन हुआ है, जिस तरह से कहीं कहीं बंगाल में देखिए खाता ही नहीं खुला, असम से मतलब कि असम को भी उसने गंवा दिया, काफ़ी राज्य उसने गंवा दिए, हाशिए पे एक तरह से मानिए तो है। अभी मतलब संगठन का काम और मजबूत करने का काम आप जैसे युवा लगातार कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे दोबारा यही होगा कि कांग्रेस परिवर्तन मांग रही है। जहाँ तक G23 के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस में परिवर्तन होना चाहिए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपके शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस में परिवर्तन की ज़रूरत? देखिए, आपने सवाल में ही जवाब खुद ही दे दिया। विचारधारा में परिवर्तन नहीं होता। विचारधारा की परिवर्तन में पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक विचारधारा है। हम आज नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, हम 125 साल से अपनी लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? हम लड़ाई तो अपनी विचारधारा ही की लड़ रहे हैं। आप सवाल घुमा रहे हैं, बहुत चतुराई से घुमा रहे हैं कनिष्क जी। मैं फिर आ रहा हूँ, बहुत चतुराई से देखिए, इस पे आप टाल नहीं सकते। आप गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कार्यकर्ता आपको मिल जा रहा है। परिवर्तन की ज़रूरत है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ कैरियर है नेताओं का, जैसे आपकी पार्टी से मात्र 5 साल पहले छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले क्या नाम है उनका, मुख्यमंत्री, असम के जो मुख्यमंत्री हैं,
शर्मा जी, तो हाँ शर्मा जी, तो उनका करियर देखिए, वो मुख्यमंत्री बन गए। शिवेंदु अधिकारी 6 महीने पहले छोड़ के बीजेपी जाते हैं और उनको विपक्ष का नेता बना दिया जाता है। और ये भी और पार्टियों में है कि कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। क्या आपके पार्टी में ऐसा है? अगर पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो एक परिवार से बनेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। सारे पद पे मैं बैठा हूँ, मैं तो किसी परिवार का नहीं हूँ। वर्दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए और लगातार बीजेपी कांग्रेस से युक्त बीजेपी हो रही है। आपके नेता लगातार छोड़ के जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े युवा नेता, वो भी छोड़कर चले गए। जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए। क्यों, अगर आपकी विचारधारा इतनी अच्छी है तो? नहीं, देखिए, ये पार्टी की विचारधारा, मैंने व्यक्तिगत लोगों की विचारधारा की बात नहीं करी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे हो सकता कोई उनका दबाव हो सकता उन पे कोई पारिवारिक दबाव हो सकता उनके कोई ज़मीन के मसले का दबाव हो सकता उन पे कोई व्यापारिक दबाव हो जिस वजह से वो छोड़ के गए, ठीक। लेकिन मैं जिस विचारधारा की बात कर रहा हूँ वो विचारधारा है जो 125 साल पहले से भी एक तरफ इस देश में कट्टरता व्याप्त थी, एक तरफ इस देश में मानवता व्याप्त थी। हम 125 साल से मानवता का झंडा उठा के चल रहे हैं। आज भी अगर आप देख रहे होंगे तो एक तरफ ऐसे दल हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो घर में बंटवारा करवाने का काम करवा रहे हैं, जो शहरों में आग जलवाने का काम करवा रहे हैं, जो एक दूसरे के बीच में अथक प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए। दूसरी तरफ हमारा दल है। हमारे दल के एक आपको खासियत बताते, हम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आप कोई गांव, कोई कुनबा, कोई मोहल्ला, कोई क्षेत्र आप बता दीजिए, हम हर जगह जा सकते हैं। लेकिन हाँ, सत्ता में भी होने के बाद हो सकता है दल की ये स्थिति हो कि वो हर गांव, हर क्षेत्र में ना जा पाए, क्योंकि जब आप समाज में किसी वर्ग के लिए जहर उगलेंगे, जब आप समाज को बंटवारे की नीति पे आगे लेके जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप 100 को अपना नहीं बना सकते। हमारा तो लक्ष्य है कि हमें 100 को अपना बनाना, हमारा तो लक्ष्य है कि पूरा देश हमारा अपना। तो हम तो बंटवारे की राजनीति नहीं कर रहे। हमारी पार्टी की विचारधारा, हाँ, व्यक्तिगत जिन लोगों की विचारधारा हो सकता है उनकी विचारधारा ना पूर्ण हो पा रही हो, उनकी व्यापारिक कुछ मजबूरियां रही हो, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही हो, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने आपको क्यों यूथ का अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, आते हैं अब यूपी के सवाल पे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 100% में 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। आप यूपी में खुद को कहाँ देख रहे हैं? ये केशव प्रसाद मौर्य जी जो कमीशन हो रहा है PWD, उसकी बात कर रहे थे क्या? उसमें तो 100 में 100 हुआ, हमें लगता है पूरा ही ले रहे हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं केशव? वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमें लगा कि वो जैसे केशव मौर्य जी पहले वो आए थे कि पूरे प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा, तो गड्ढा मुक्त तो हम लोगों ने पूरा प्रदेश उन्होंने बना ही दिया है, हम लोग गड्ढे में ही आ गया है पूरा प्रदेश। छोड़िए, देखिए, ये बड़ी बड़ी इन लोग की बातें बंगाल चुनाव से लेके हर जगह इनके पास आते हैं। और मज़ेदार बात यह कि इनके पास खाली बड़ी बातें ही हैं। 2014 से 2 करोड़ युवाओं के रोज़गार की बात थी, कहाँ गया भाई? कहा तो रहे हैं खूब विकास हुआ है, लोगों को रोजगार 4 लाख। अभी देखिए मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा है, कह रहे हैं हमने रोजगार लोगों को दिया है, विकास खूब हो रहा है। 100 स्मार्ट सिटी देश में वादा हुआ था। पेट्रोल डीजल की बातें होती थी, चुनावी जिस समय माहौल चल रहा 2014 का, लग रहा था कि पेट्रोल और डीजल तो 40-40 रुपये लीटर मारे फिरेगा। डॉलर को तो ऐसे बताया जाता था कि जैसे मतलब परचून की दुकान में टंगा हुआ दिखेगा। आज आप इन सब की स्थितियां देख रहे हैं। इनमें से एक भी चीज़ पे जवाब देने के लिए है केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार? मोदी जी ने कहा कि हम जो पेट्रोल और डीजल पे रेट बढ़ा रहे हैं वो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हम बढ़ा रहे हैं। उसका पैसा रोड पे लगेगा, लोगों के ऊपर खर्च होगा, योजनाओं पे खर्च होगा। सरकार का अभी देखिए 5-5 किलो अनाज बांटा गया है। और कोविड के समय सरकार कह रही है कि हम जनधन योजनाओं में महिलाओं के खातों में पैसा हमने भेजा और तमाम योजना, मतलब कि राशन हमने फ्री दिया। कांग्रेस ने क्या दिया अपने राज्यों में? सही बात है। आज 5-5 किलो अनाज दिया जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है। एक समय होता था, और ज़्यादा पुराना समय नहीं, कुछ ही समय पहले रहता था कि जहाँ पे 35-35 किलो दिया जाता था, जहाँ पे शक्कर दी जाती थी, मिट्टी का तेल दिया जाता था, सब खत्म हो गया। लेकिन आज क्या दिया जा रहा है? आज 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है वो विषय नहीं है, एक बड़ा सा झोला जरूर दिया जा रहा है कि इस झोले को, खाली झोले को घर में जाके रखना और इसमें जो सपने हम दिखाएं उस सपनों को इसमें भरते रहना। आप देख सकते हैं, आप इस रोड पे जहाँ पे आए होंगे वहाँ गड्ढों की क्या स्थिति है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के आप ये कहना कि हम सड़क बनाएंगे, ये खाली चुनावी बातें,
खाली हवे की बातें। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जहाँ पे जिस जनपद पे रहता हो, उस जनपद में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग भी यहाँ पे आए होंगे, सड़क की दशा आप लोगों ने भी देखी होगी, चाहे वो नगर निगम का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो ग्राम सभा रही हो। यहाँ पे जिस ग्राम सभा हम लोग बैठे थे, वहाँ के ग्राम सभा के निवासियों ने खुद बताया कि 2014 के चुनाव में मुख्यमंत्री उस समय वहाँ पे लोकसभा के कैंडिडेट बन के आए थे। उन्होंने वादा किया था अगर हम चुनाव जीत गए तो यहाँ पे ये बंधा बनाएंगे। आज भी देखिए यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, क्या स्थिति है। और गाँव की महिलाओं की स्थिति ये थी कि वो पन्नी और राशन तक के लिए सड़क किनारे बैठी हुई थी। कल तहसीलदार को जब फ़ोन करा गया तो उन्होंने कहा इसको जल्द करवाने का प्रयास करवाते। इनके पास कोई योजना नहीं है। आम जनता को बुरी तरीके से इन्होंने परेशान कर रखा है। कोरोना महामारी में एक बहुत बड़ा पैकेज लेके आए, 20 लाख करोड़ का पैकेज। पूछना चाहता हूँ उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से क्या 20 रुपये भी आम जनमानस के लिए निकाला गया? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? उसके बाद आप लेके आए नमामि गंगा प्रोजेक्ट। नमामि गंगा प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कितनी गंगा जी कहाँ कितनी साफ़ हो गई? क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का? आप बनारस में प्रोजेक्ट लेके आए कि हम नदी के थ्रू हम यात्रा निकालें, क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का? कहाँ गया बनारस का बांध? इनके पास खाली ख्याली पुलाव है। जनता के बीच में जाके जो आज तक नहीं हुआ, लंबे झूठे भाषण देना, झूठे वादे देना। 100 स्मार्ट सिटी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चल जाएगी, पेट्रोल डीजल 40 रुपये लीटर बिकेगा, बहुत सारे वादे, डॉलर बिल्कुल पिटा हुआ गिरेगा। पूछना चाहता हूँ क्या हुआ? 1 साल के ऊपर हो गया, 20 हमारे सैनिक शहीद हुए। आज तक रक्षा मंत्री ये नहीं बता पाए कि वो चाइना में शहीद हुए कि इंडिया में शहीद हुए। आज तक हमारे रक्षा मंत्री ये नहीं बता पाए कि उनकी शहादत की वजह क्या थी। आप बात करते हैं कि हमने चीन को लाल आंखें दिखा दी। अरे भाई, पहले शीशे में जाके अपनी आंखें देखिए तो फिर आपको सच ज़्यादा ढंग से दिखेगा। ये सब इनकी बातें हैं। आम जनता भी इन बातों को समझ रही है, बुरी तरीके से प्रताड़ित हुई है। कोरोना में मतलब मुझे कहना चाहिए कि मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। आप पूरे देश का कोई जिला उठा लीजिए, कोई ग्राम सभा उठा लीजिए, इस कोरोना महामारी में हर जगह मातम फैला। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मरे, लाशों के ढेर लगे। उसके बाद भी देश के प्रधान सेवक कह रहे हैं कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। क्या मजाक है? एक सवाल लूँगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जवाब दिया कि किसी का ऑक्सीजन से मृत्यु नहीं हुआ है, क्योंकि राज्य जो हमारे पास आंकड़े भेजते हैं वही कंपाइल करके हम लोगों को बता देते हैं। राज्यों में तो आपके भी राज्य आ गए, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, और गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है जहाँ की सबसे ज़्यादा स्थिति है। वहाँ से भी तो रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आई होगी। तो कम से कम आप लोगों को तो आवाज़ उठानी चाहिए। आप ही के युवा कार्यकर्ता आलोक सिंह की मैं बात करूँगा, एक और कार्यकर्ता आदित्य शुक्ला की बात करूँगा, जिन्होंने लाइन लगा के अपने ऊपर गैस का सिलेंडर रख के ऑक्सीजन का लोगों की मदद की है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। कांग्रेस के युवाओं के द्वारा, और भी समाजवादी पार्टी के युवा हों, चाहे और भी पार्टी के युवा हों, लेकिन आपकी सरकार कम से कम विपक्ष में वहाँ भूमिका में है। ये तो उनको सरकार से जवाब लेना चाहिए था ना कि ऑक्सीजन से मृत्यु हुई कि नहीं हुई। तमाम फेसबुक और ट्विटर पे आपने फ़ोटो देखे होंगे किस तरह से लोगों ने जान गंवाई। सरकार से जवाब कहाँ मांगा जाता है शशि जी? सरकार से जवाब मांगा जाता है जो लोकतंत्र का मंदिर है, यानी संसद में। संसद में आप बताइए, इतना बड़ा LIC का बिल पास हो गया। पहली बार हुआ कि इतिहास में, देश के इतिहास में, कि संसद चल रही है सांसदों के दम पे नहीं, संसद चल रही है मार्शलों के दम पे। आएंगे इस पे आप। मार्शलों को बुला के आप बिल पास करवा रहे। जब हमारे संसद वहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं कोरोना पे, हमारे संसद आपसे सवाल पूछ रहे हैं कृषि बिल पे, हमारे संसद आपसे सवाल पूछ रहे हैं बेरोजगारी पे, आप कह रहे हैं कि ये संसद। आपने तो पेगासस पे पूरा संसद बंद किया था कि जब तक इस पे चर्चा नहीं होगी संसद चलने नहीं देंगे। मुख्य न्यायाधीश का ये बयान आया कि जो 20 बिल पारित हो गए, दर्जनों बिल पारित हो गए, मेरी बात समझिए, दर्जनों बिल पारित हो गए, तो जब डिबेट होता है तो मेरिट डीमेरिट समझ में आता है, और मुकदमे जब कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट को भी कम समय मिलता है, पूरा समय मिलता है उस मुकदमे को देखने में। आप लोगों ने दर्जनों बिल पारित हो गए, आप लोग अपना विपक्ष हंगामा बरपाया रहा कि जब तक पेगासस पे चर्चा नहीं होगी हम संसद चलने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही OBC का बिल वहाँ पास हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो गए, आप लोग जैसे ही वोट बैंक की बात आई आप लोग एक हो गए। आप लोगों ने वहाँ रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया, आप लोगों ने कृषि बिल पे मुद्दा नहीं उठाया। आपके पास पूरा मौका था, क्योंकि संसद में
संसद जनता सांसद बनाकर क्यों भेजती है? क्योंकि जनप्रतिनिधि जाएंगे तो हमारी आवाज़ उठाएंगे, डिबेट होगा और जब ज़रूरत होगी तो संसद कानून बनाएगा। आपके पास बहुत बड़ा मौका था, ऐसा लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मौका, जो कि सरकार जवाबदेही होती है, आप जब क्वेश्चन पूछते तो वहाँ संसद के पटल पर सरकार जवाब दे दी, इस चीज़ से आप लोगों ने जनता को वंचित कर दिया। क्या पेगासस में जो जासूसी हुई थी वो कांग्रेस पार्टी की हुई थी? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के और जो जज की हुई थी, जो जुडिशरी की हुई थी, जिन पत्रकारों की भी हुई थी, वो सब भी कांग्रेस में ही थे क्या? देखिए, आप एक बात समझिए, हमारे देश की मूल जो संरचना में जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो थी अभिव्यक्ति की आज़ादी। हर व्यक्ति को अपना विचार, हर व्यक्ति को अपनी बात, हर व्यक्ति को अपने मन की चीज़ रखने की पूर्णता आज़ादी थी। आज आप देश का अगर संविधान भी उठा रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे जो प्रथम 3-4 लाइनें हैं उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी आती है। आप बात कर रहे हैं, एक देश का मंत्री खुद आके ये चीज़ कह रहा है कि हाँ, हमने और भी 45 देशों ने अगर ये सॉफ्टवेयर खरीदा जासूसी वाला, हमने भी खरीद लिया तो क्या गलत किया? देश की सरकार खुद मान रही कि मैं अपने देश के नागरिकों की जासूसी करवा रहा हूँ। क्या ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए कि इस पे सरकार को आके जवाब देना चाहिए? एक मिनट रोकेंगे, आप सही जवाब दे रहे हैं। आज लगभग साल भर होने वाले हैं, हो जाएंगे ठंडी में, किसानों को आंदोलन करते हुए। क्या आपके लिए वो बड़ा मुद्दा नहीं था, किसानों का मुद्दा? आप कोर्ट से जाते, सबूत देते, कोर्ट के माध्यम से जाते, जैसे आपने राफेल में किया, लेकिन आपके पास ये इतना बड़ा मुद्दा था मानसून सत्र में, आपने उसको गंवा दिया। ये पूछता है किसान कि जिस कांग्रेस ने हमारी इतनी बड़ी आवाज़ उठाई, वो संसद में हमारी ही आवाज़ दबाने का काम कर रही है, ऐसा लोगों का कहना है। एक अच्छा बेहतर मौका था कि किसानों का वहाँ मुद्दा उठाया गया होता संसद में। क्या जिस समय देश की संसद के बाहर किसान मजबूर होके अपनी पैरेलल संसद रोज परमिशन लेके 200 किसानों के साथ में बैठ के चला रहे थे, तब देश के प्रधान सेवक को नहीं दिख रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है? जब वहाँ जंतर मंतर में उनकी पैरेलल संसद चल रही थी किसानों की, नहीं दिख रहा था, इसीलिए तो विपक्ष होता है। किसानों की पैरेलल संसद चल रही थी तो विपक्ष के रूप में अकेले नहीं, पूरे विपक्ष को, पूरे देश के विपक्ष को समेट के, क्या राहुल जी वहाँ पे जब गए तो किसानों के मुद्दे के लिए नहीं गए? क्या राहुल जी ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई कि मैं अकेले नहीं, पूरे देश की सारी विपक्षी पार्टियों को किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि मैं अगर अकेले जाऊंगा तो शायद वो मुद्दा छोटा ना पड़ जाए, इसीलिए पूरे विपक्ष को, चाहे वो सपा हो, चाहे ममता जी की पार्टी, जितनी पार्टियां थी, सबको इकट्ठा करके, सारे सांसदों को लेकर, उनके प्रतिनिधियों को लेकर वहाँ पे किसानों के, उनका जो जंतर मंतर पर जो उनकी पैरेलल जो संसद चल रही थी उसमें जाके बैठे, उनकी आवाज़ बने, उनकी उस जो विरोध प्रदर्शन का जो उनका तरीका था उसमें शामिल हुए, और न केवल शामिल हुए, एक देश को मैसेज दिया कि खाली कांग्रेस पार्टी नहीं, जहाँ किसान की बात आती है वहाँ पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। हमें लगता है विपक्ष के रूप में अगर राहुल जी वहाँ पे अकेले जाते तब भी ये सवाल होता है। यहाँ तो राहुल जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, सबको समेट लिया किसानों के लिए, सबको याद दिला दिया कि आप किसान के बेटे हो, और उसके बाद भी केंद्र की सरकार अब भी सो रही है, उसको अब भी उसके कानों में जू नहीं रहेगा है। वो तो अब भी उतारू है कि किसी तरीके से किसान को आतंकवादी बता सके, किसी तरीके से किसान को वहाँ से उखाड़ फेंके। हमारा दल तो पहले दिन से किसानों के साथ पे, पहले दिन से हम लोग उनकी बातों को लेकर करे हुए। हमारे पंजाब के सांसद करीब 2 महीने तक वहाँ पे धरने में बैठे रहे, 2 महीने तक उनके साथ उनकी आवाज़ का हिस्सा बनते रहे, लगातार वहाँ पे उनकी बात उठती रही। पहले दिन से राहुल जी से लेके, सोनिया जी से लेके, प्रियंका जी से लेके हर आदमी उनकी आवाज़ उठा रहा है। कनिष्क जी, इस बार यूपी में खेला होवे? देखिए, हम लोग आम जनमानस की जो, आप घूम रहे हैं, प्रवास पे हैं, लगातार घूम रहे हैं, आराम भी नहीं कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है, क्या लग रहा है कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, समर्थन हम लोग को अपार मिल रहा है, और दूसरी चीज़, जनता बुरी तरीके से परेशान है और त्रस्त है। जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। उसको लग रहा है कि चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 2017 का चुनाव रहा हो, उसको कहीं ना कहीं
उसके सेंटीमेंट्स को, उसके इमोशंस को ठग के, उनसे झूठ बोल कर, उनकी कमज़ोर नफ्स पे उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर, ठीक, उनसे उनका जो सबसे मूल चीज़ है यानी कि उनका वोट, वो उनसे एक तरीके से लूट लिया गया। ठीक, जनता परेशान है, आने वाले समय पे जनता इनको सही रास्ता दिखाएगी। कितनी सीटें जीत रहे हैं यूपी में? देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत से। क्या भूमिका रहेगी, सरकार बनाएंगे कि बनवाएंगे? कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ता है तो सरकार अभी बना तक तो आप बनवा ही रहे हैं। कर्नाटक में देखिए आपकी इतनी ज़्यादा सीटें आई, देवेगौड़ा जी के लड़के की सीट मुश्किल से हमें लग रहा है कि बहुत कम सीटें थी, आपने 28 या 27 सीटें थी, आपने उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब तक आपकी भूमिका बनवाने में रही है, मतलब गठबंधन की। सर अभी देखिए महाराष्ट्र में आपने सरकार बनवाई, आप बना नहीं रहे हैं, बनवा रहे हैं, और जहाँ बन रही है वहाँ बीजेपी तोड़ दे रही है। एक तरफ हम लोगों पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि 60 साल 70 साल पूरे देश पे हम ही लोग सरकार बना के राज करें। आज आप ये कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बना रहे, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि यही देश नहीं देश सुनिए, देश यही जानना चाहता है। इतनी बड़ी पार्टी जहाँ जिसका एक छत्र राज रहता था, आज वो सरकार बना नहीं रही है, बनवा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। और एक छत्र पार्टी का राज नहीं रहता था, एक छत्र देशवासियों का राज रहता था, एक छत्र हिंदुस्तानियों का राज रहता था, एक छत्र भारत के प्रत्येक नागरिक का राज रहता था। वो कांग्रेस पार्टी की सरकार। अब समझ में आ रहा है, आपका नाम कनिष्क है, जवाब भी कनिष्क की तरह आ रहा है, सम्राटों की तरह। ठीक है, जवाब सही। यूपी में आप फिर घुमा रहे हैं हमको। पीटीआई पर एक इंटरव्यू दिया अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने कहा कि हमारी तो पार्टी बीजेपी से लड़ रही है और हम बड़े पार्टियों से गठबंधन करेंगे नहीं। कांग्रेस से यूपी को ये साथ पसंद है, लोगों ने नकार दिया। बुआ और भतीजे का गठबंधन हुआ, लोगों ने नकार दिया। अब हम छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे भैया, बड़ी पार्टियों से नहीं करेंगे। और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस बसपा किससे लड़ रहे हैं वो बताएं। पहले अखिलेश जी शिवपाल जी से गठबंधन कर लें, परिवार को अपना सही कर लें, उसके बाद वो पीटीआई में आके बताएं क्या क्या करना है। पहले वो मुलायम जी, शिवपाल जी, ये सब लोग एक साथ हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 400 सीटें हम जीत रहे हैं, 3 सीटों पे सबकी लड़ाई है। बीजेपी कर रही है अब की बार 350 के पार, आप किसके पार? उन 3 में पहले शिवपाल जी आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? आप खुल के बता नहीं रहे हैं क्या चीज़, कितनी सीटें यूपी में ला रहे हैं? हम लोग 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आशा करेंगे कि हम लोग अच्छा चुनाव लड़के सरकार बनाने का काम करेंगे। चेहरा क्या होगा? चेहरा क्या होगा? बीजेपी ब्राह्मण कार्ड सब लोग खेल रहे हैं। आपने प्रमोद तिवारी जी का बयान सुना होगा, आपके बड़े नेता। इस बार चेहरा क्या होगा? 13% का कोई होगा, 7% का कोई होगा। ये समस्या उस दल को हो जिनके पास चेहरों की कमी है। अगर भाजपा के पास किसी जाति का चेहरा कम पड़ रहा हो तो बता दें, हमारे पास हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के वो तो सब आपके अच्छे नेता ले जा रहे हैं। फिर ये परिभाषित करने का काम हमारे यहाँ से जाने के बाद तय हो जाता है कि अच्छे नेता हैं। हमारे यहाँ रहते हुए नहीं तय होता कि वो अच्छे नेता है कि नहीं है। देखिए, छोड़िए, ये भाजपा की अपनी नीतियाँ हैं। अच्छा, अब हम ठीक है, अब हम जिले पे आएंगे। गोरखपुर में आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है? मतलब कितना समर्थन आपको मिल रहा है? लगातार आप कई दिन से प्रवास कर रहे हैं, और हम जहां आपका इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी प्रवास वाला ही एरिया है भैया। और लगातार युवा आपके साथ, हमने किसी बुजुर्ग को नहीं देखा, लगातार युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं। युवा की जनता बड़ा खुश हो रहे थे आप जब युवा आपके साथ चल रहे थे, क्योंकि संख्या भी उनकी बड़ी ज़्यादा है और परिवार में युवाओं का लोग सुनते भी हैं, भाई घर का जिम्मेदार व्यक्ति है। आप अपने रिपोर्ट कार्ड पे, उत्कर्ष पत्रिका के चैनल पे क्या बताना चाहेंगे? कितना समर्थन इस जिले से मिल रहा है जो कि गढ़ माना जाता है बीजेपी का और मुख्यमंत्री का? बस मैं आपसे इसका एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि जब आप यहाँ से निकलिएगा तो अपना कैमरा बंद ना करिएगा, और बस यहाँ की जो रोड है उसकी वीडियो और पीछे जो बाढ़ का पानी आया उसका वीडियो, बस इतना बना लीजिएगा। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हम लोग कितना समर्थन। कनिष्क जी बार बार टालें, गजब का घुमा रहे हैं भैया क्वेश्चन। ये जितना क्वेश्चन जवाब तो दिए हैं, थोड़ा सा घुमा कर दिए हैं, मतलब कि थोड़ा बच भी गए हैं, पार्टी को बचाते हुए भी। ठीक है, जवाब अच्छा। हमने ये पूछा समर्थन कितना मिल रहा है? हम लोग को बड़ी तादाद में समर्थन मिल रहा है। मैंने बताया, जिस ग्राम सभा में हम लोग थे वहाँ पे ही 2014 में लोकसभा के चुनाव में कुछ वादे करे गए थे। जिन्होंने वादे करे आज वो उस प्रदेश के अपने आप को यशस्वी मुख्यमंत्री हैं भी, और पूरे देश में वो जाकर इस प्रदेश की बड़ी लुभावनी और सुभावनी तस्वीर दिखाने का कार्य करते रहते हैं। आशा करता हूँ आपके चैनल के भी माध्यम से कि कभी अगर उनके पास थोड़ा समय निकल आए
तो बाहर निकल कर आके यहाँ की इस ग्राम सभा को भी टहल लें। आते तो हर 15 दिन पे 16 दिन पे आ जाते हैं ये। तो अगली बार जब आए तो उनको यहाँ की इस ग्राम सभा की भी थोड़ी सी अगर आप तस्वीर दिखाएं, बाढ़ में किस तरीके से लोग परेशान हैं, घर उनके डूब गए, सड़क किनारे एक पन्नी बिछा के लोग रह रहे हैं, बुरी तरीके से लोग प्रभावित हैं। एक छोटे से बंदे की उनकी मांग है जो पूरी नहीं हो पा रही है। क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से परेशान है। राशन लोगों का कहना है जहाँ 35 किलो आता था कट के 5 किलो रह गया है। गैस का सिलेंडर आप देख रहे हैं जो 400 रुपये का था 360 रुपये का था 2014 में, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। क्या तरक्की हुई है गैस के सिलेंडर में, क्या तरक्की हुई है पेट्रोल डीजल में, वाह भाई वाह। ऐसी तरक्की तो खाली जय शाह जी को नसीब थी। हमें लगता है 2 ही लोगों की ऐसी तरक्की हुई है, गैस और पेट्रोल डीजल। सब बता रहे हैं, सीट नहीं बता रहे हैं। यूपी में 403 सीटें हैं यूपी में। लड़ेंगे, कितनी जीतेंगे ये पूछ रहे हैं। क्या आप सारी पार्टियां बता रहे हैं हाँ। कि जितना घमंड भाजपा और सपा में है कि वो जनता की बात को भी खुद ही बोल दे रही है कि हम 400 जीतेंगे, भाजपा 350 जीतेगी, 750 सीटें हो गई, बसपा से पूछ लिए तो 200-250 वो भी जीतेंगे। तो आप भी तो बता दीजिए, 1000 बार उत्कर्ष पत्रिका बता दीजिए। हम ये बता रहे हैं, सीट बता दीजिए कितनी सीटें बता रहे हैं 403 सीटें, जिसमें तकरीबन यहाँ पे 15 से 16 करोड़ उत्तर प्रदेश का जो निवासी है वो वोट डालेगा। और अब की ये जो 15-16 करोड़ उत्तर प्रदेश का निवासी है वो अपने भविष्य के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वोट डालेगा। और जब वो ये करेगा आप खुद देख लेंगे कि हमारे कांग्रेस पार्टी के आंकड़े कहाँ जाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कनिष्क पांडे जी, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस ईस्ट जोन के अध्यक्ष हैं। गजब का जवाब दिया, हर जगह घुमाते नजर आए, बचाते हुए पार्टी को नजर आए, लेकिन जवाब बड़ा सही दिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है। जैसा हमने देखा युवाओं की एक बड़ी भीड़ इनके प्रवास में उमड़ रही है। कितना समर्थन पाएंगे, कितना अपने समर्थन में वोट प्राप्त कर पाएंगे, खास करके ज़िले की अगर बात करें, योगी जी का गढ़ कहा जाता है। योगी मुख्यमंत्री और कांग्रेस जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश से दूर रही है, क्या इस प्रवास से जिस तरह से कांग्रेस के युवा काम कर रहे हैं कितना समर्थन प्राप्त करेंगे? कनिष्क जी कहीं भी प्रश्नों को घुमाते नज़र नहीं आए, थोड़ी सी पार्टी की विचारधारा और जब सीटों की बात आई घुमाते सारे सवाल का जवाब बड़ी मुखरता से दिया। कैमरा संभाल रहे सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।